हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम वे। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कोड ऑन वेजेस 2019 के बारे में। ये कोड ऑन वेजेस इज वन ऑफ द 4 कोड्स, लेबर कोड्स, जो कि 2021 में आना था, बट ड्यू टू सम रीजन, सम सर्कमस्टेंसेस 22 में 1 जुलाई से कुछ प्रोविजंस इसके एक्टिव हुए हैं। तो द प्रॉब्लम क्यों आई, क्यों ये डिले हो रहे हैं कोड्स ऑन वेजेस? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो लेबर है एज अ सब्जेक्ट, इट इज़ अ कॉन्करेंट सब्जेक्ट अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। वो एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट है जिसका मीन ये होता है कि उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर होती है लॉ बनाने की। या तो सेंट्रल सब्जेक्ट्स होते हैं या स्टेट सब्जेक्ट होता है, कॉन्करेंट होता है। जब कॉन्करेंट सब्जेक्ट होता है तब थोड़ी सी दिक्कत आती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है। तो जब सेंटर ने ये कोड्स बनाए और स्टेट से उनकी जो राय हैं, जो ओपिनियंस है वो मांगी, तो कुछ स्टेट्स ने अपने रिजर्वेशन, कुछ अपनी लिमिटेशंस बताई। और ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में ही बताया था कि जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, इंडिया के डिफरेंट रीजन्स हैं, वहाँ पे लेबर का डिमांड और सप्लाई का कुछ क्राइटेरिया रहता है। जो वेजेस होते हैं वो भी डिपेंड करते हैं जगह जगह के बेसिस पे। और कुछ जगह ये भी होता है कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एक है और कुछ स्टेट्स में दूसरे पार्टीज़ की गवर्नमेंट है, तो वहाँ पे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं अंडरस्टैंडिंग में। बट धीरे धीरे ये जो लॉज हैं सब नोटिफाई करेंगी, सारे स्टेट गवर्नमेंट्स नोटिफाई करेंगी, और जो जो प्रोविजंस इस लॉ के नोटिफाई होते जा रहे हैं वो आते जा रहे हैं। तो अभी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं लेके आया हूँ। सो पॉइंट्स नंबर 1 से हम डिस्कस करेंगे। नो एम्प्लॉयर शैल पे एनी एम्प्लॉय वेजेस लेस देन मिनिमम। तो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस नोटिफाई होंगे, तो उससे कम कोई भी एम्प्लॉयर नहीं कर सकते। तो इट इज़ काइंड ऑफ अ गारंटी बाय द गवर्नमेंट। ओके, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, एज द केस मे बी। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल फिक्स द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस पेबल टू एम्प्लॉयज। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट जो है वही फिक्स करेंगे, उससे कम नहीं दे सकते, राइट। मिनिमम वेजेस टू बी रिव्यूड आफ्टर एवरी 5 years। हर 5 साल के बाद ये चेंज होंगे। तो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस ऑन टाइम वर्क बेसिस में बी फिक्स्ड इन अकॉर्डेंस विद वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग वेज पीरियड। तो बाय द आवर, बाय द डे और बाय द मंथ। एक तो महीने के हिसाब से, डे के हिसाब से और घंटे के हिसाब से वेजेस डिसाइड होंगे। फॉर द पर्पज ऑफ फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस अंडर दिस सेक्शन, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल टेक इनटू अकाउंट द स्किल ऑफ वर्कर। जो स्किल है कि अनस्किल्ड है, पार्शियली स्किल्ड है, हाईली स्किल्ड है, और उनका जो जोग्राफिकल एरिया है कि वहाँ पे महंगाई कितनी है। जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी मुंबई में महंगाई ज़्यादा है तो उस हिसाब से वेजेस होंगे। कोई टियर 2 या टियर 3 सिटी है, वहाँ पे महंगाई कम है, वहाँ पे रेट्स चीज़ों के कम है, वहाँ पे इन्फ्लेशन का जो अफेक्ट है वो थोड़ा कम है, तो वहाँ पे वेजेस उस हिसाब से डिसाइड होंगे, कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से। में इन एडिशन टू सच मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फॉर सर्टेन कैटेगरी ऑफ वर्कर्स, ये भी देखा जाएगा कि उनका जो वर्क है वो कितना स्ट्रेनस है, कितना आर्डुअस है, कितना डिफ़िकल्ट है, क्या उनका टेम्परेचर है, क्या ह्यूमिडिटी वगैरह रहती है। जैसे कि आप देखो लेह लद्दाख में कोई काम हो रहा है तो उस हिसाब से उन्हें एक्स्ट्रा वेजेस मिलेंगे, या अंडमान एंड निकोबार में कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं उस हिसाब से मिलेंगे, या फिर जहाँ पे राजस्थान में कई जगह बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उस हिसाब से वो चीज़ें भी कंसिडर होंगी। एवरी कमिटी अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर फिक्सिंग मिनिमम वेजेस शैल कंसिस्ट ऑफ पर्सन्स। एक तो एम्प्लॉयर्स को जो रिप्रेजेंट करेंगे, एम्प्लॉयज़ को भी जो रिप्रेजेंट करेंगे, और कुछ इंडिपेंडेंट पर्सन्स होंगे वो डिसाइड करेंगे। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल फिक्स फ्लोर वेज रेट। तो फ्लोर वेज रेट का मतलब ये है कि फ्लोर वेज जो एक डिसाइड करेगी गवर्नमेंट, उससे कम तो कहीं पे भी पूरे देश में नहीं दिया जा सकता। तो ये एक तरीके से जो प्रोविज़न है ये बनाया गया है कि कोई भी एम्प्लॉयर या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ऐसा ना कर दे कि बहुत ही कम वेज रेट डिसाइड कर दे। तो फ्लोर वेज का कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट लेके आई है। द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल नॉट बी लेस देन फ्लोर वेज। ऑल वेजेस शैल बी पेड इन करंट कॉइन, करेंसी, नोट्स, चेक, और बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके इलेक्ट्रॉनिक मोड से डाला जा सकता है। वेयर एन एम्प्लॉय हैज़ बीन रिमूव्ड और डिसमिसल फ्रॉम द सर्विस, अगर रिटायर हो रहा है कोई एम्प्लॉय, या फिर एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में जा रहा है, या फिर उसे टर्मिनेट किया जा रहा है, तो विद इन 2 वर्किंग डेज उसके सारे जो ड्यूज़ हैं, सारे जो वेजेस हैं वो क्लियर करे जाएंगे और दिए जाएंगे। अभी तो बहुत टाइम लग जाता है, 40 दिन भी लग जाते हैं, उससे ज़्यादा भी लग जाता है, पर विद इन 2 days आपको करने होंगे एक एम्प्लॉयर को। फिर बोनस विल बी पेड टू एलिजिबल एम्प्लॉय। और बोनस, ये वाला जो पॉइंट है, ये एलिजिबल एम्प्लॉयज़ के लिए हर किसी को नहीं मिलता है। कुछ कैटेगरी ऑफ वर्कर्स होते हैं, जो फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं, उनको बोनस देते हैं एम्प्लॉयर्स प्रोडक्शन के हिसाब से और इन सब चीज़ों के हिसाब से। तो
8.33% या 8.33% के हिसाब से, या 100 रुपये जो भी ज़्यादा है उस हिसाब से वेज मिलेगा। तो 8.33 आप लगा लो। बेसिक पे टू बी एटलीस्ट 50% ऑफ टोटल CTC। अब इससे क्या है कि बेसिक पे का मतलब ये है कि जो बेसिक पे जो CTC में होता है और आपका डियरनेस अलाउंस, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर आपने भी देखा आप प्राइवेट जॉब्स में, तो कई सारे ऐसे अलाउंसेस वगैरह होते हैं जिनका जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं और बेसिक पे काफ़ी कम होता है उस जॉब में। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि जो आपकी इन हैंड पे होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा आती है, बट आपका जो कंट्रीब्यूशन होता है, जो आपकी सेविंग्स होती हैं वो थोड़ी कम होती है प्रोविडेंट फंड में या ग्रेचुटी में, इन सब चीज़ों में। अब क्या होगा कि एटलीस्ट 50% बेसिक पे होगी, तो उससे आपकी इन हैंड पे कम हो जाएगी, लेकिन आपका फ्यूचर का बहुत ध्यान रखा जा रहा है। जब आप रिटायर होगे तब आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि आप कंट्रीब्यूट ज़्यादा कर रहे हो। एक PF में 12% कंट्रीब्यूट करना पड़ता है एम्प्लॉय को, और एम्प्लॉयर भी 12% करता है। ऐसी ग्रेचुटी में भी ज़्यादा आपका कंट्रीब्यूशन होगा। और एक पॉइंट है इक्वल रिम्यूनरेशन टू मेल एंड फीमेल, तो डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा जेंडर के बेसिस पे और सबको इक्वल पे मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। थैंक यू।